नमस्कार बच्चों, आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 1 खंड क के प्रश्न और उत्तरों की चर्चा करेंगे। मेरा नाम दीपानीता चैटर्जी है और मैं CMSOE पाकुड़ गर्ल्स में हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, खंड क में प्रश्नों की संख्या 30 है, 1 से 30, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में आपको एक एक अंक मिलेंगे। तो पहला प्रश्न 1 से 4 तक है अपठित गद्यांश। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, जो प्रश्न आप अपने सामने देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गद्यांश की एक एक पंक्ति हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यदि हम 1 से 2 बार इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें उत्तर तुरंत मिल जाएंगे। जैसे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा दैनिक विष क्या है? अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पंक्ति में हमें इसका उत्तर मिल जाएगा कि जिसे हम आहार समझ रहे हैं वह वस्तुतः दैनिक विष है। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे, तंबाकू सेवन, मदिरा सेवन, भोज्य पदार्थ, शीतल पेय। तो सही उत्तर होगा भोज्य पदार्थ। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो पहला है मनुष्य, पशु, आदि मानव, पेड़ पौधे। तो इसका उत्तर होगा मनुष्य, क्योंकि पशु प्रकृति का संतुलन नहीं बिगाड़ते, ना ही आदि मानव और ना ही पेड़ पौधे। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये उत्तर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तीसरा है जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा? पहला है खेत बनाना, दूसरा भूमि को आरक्षित करना, तीसरा रास्ता बनाना, चौथा फर्नीचर बनाना। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हम यहाँ जब पढ़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि जंगलों को काटने का मतलब होगा भूमि को आरक्षित करना। तो ये उत्तर भी हमें यहाँ मिल गया। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न की ओर। क्या अत्यंत तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है? खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा, इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि इस पैराग्राफ में हमें वन संपदा के बारे में बताया जा रहा है, तो सही उत्तर होगा वन संपदा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें भी एक अपठित काव्यांश है। अपठित काव्यांश यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम 1-2 बार पढ़ लेंगे। आप जब भी सॉल्व करेंगे तो 1-2 बार इसे पढ़ लेंगे। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। किसके डर से नौका पार नहीं होती? ये हमें पहली पंक्ति में ही इसका उत्तर मिल जाएगा कि लहरों से डरकर। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? ठीक है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो ये उत्तर भी हमें यहाँ मिल गया। प्रश्न संख्या 7। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? तो चलिए इसे हम ढूंढते हैं। ये मिल गया हमें यहाँ। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। तो उत्तर होगा साहस। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। तो क्या गोताखोर है यहाँ? जी बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। बच्चा दूध पीकर सो गया। वाक्य का भेद। तो वाक्य आपको पता है 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ये जो है ये है सरल वाक्य का उदाहरण। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 10। निहारिका पढ़ रही है। वाच्य का प्रकार। तो वाच्य आपने पढ़ा ही होगा, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा
कर्मवाच्य। अब आ जाते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 11। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ये कौन सा अलंकार है? तो ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, जैसे यहाँ कहा गया कि अभी तक उसकी पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए, तो ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12। रिया पटना जा रही है, सही पद परिचय। पद परिचय मुझे आशा है आप सबने पढ़ा होगा, तो इसके लिए पहले हम इसे देखेंगे। रिया पटना जा रही है। अब रिया क्या है? रिया जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? बिल्कुल भाववाचक नहीं है। तो अब हम इसी में से ये उत्तर ढूंढ लेंगे। रिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। रिया एक लड़की है, अतः स्त्रीलिंग। एक लड़की की बात हो रही है, एक वचन, और वो करता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ख, रिया पटना जा रही है। प्रश्न संख्या 13। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा या इनमें से कोई नहीं? अगर हम इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि प्रकृति के उपमान जैसे मेघ, आकाश, इनका मानवीकरण किया गया है। इन्हें क्या कहा गया है? संध्या सुंदरी परी। तो जब भी प्रकृति के उपमानों का मानवीकरण होता है तो वो स्वाभाविक है कि मानवीकरण अलंकार ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। रीमा द्वारा चित्र बनाया गया है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य भेद है? वाच्य के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे रीमा के द्वारा चित्र बनाया जाता है। रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है तो रीमा ने बनाया, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है, ये पठित गद्यांश है, तो ये आपने पढ़ा ही होगा इस पाठ को। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पहले की एक दो लाइन पढ़कर हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये एक कहानी यह भी से लिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है? तो एक कहानी यह भी कि लेखिका है मन्नू भंडारी। दूसरा, पिताजी की क्या कमजोरी थी? तो यहाँ हमें ये उत्तर मिल जाएगा, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन में ये है जी बिल्कुल, गोरा रंग। अब प्रश्न संख्या 18। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसे भाव उत्पन्न हो गए? तो चलिए ये हम ढूंढते हैं। मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी। ठीक है, तो अब तुलना ने ही क्या किया, यहाँ पे हमें आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा हीन भाव। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी आपकी पाठ्य पुस्तक से है, ये जो पठित काव्यांश है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। मुझे उम्मीद है आपने ये पढ़ा होगा। तो अब देखते हैं प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो ये है सूरदास। भ्रमर गीत प्रसंग से ये लिया गया है, सूर के पद। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो यहाँ शुरू में ही कहा गया है हारिल। बच्चों, हारिल एक चिड़िया होती है जो हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा अपने पंजों में दबाए रखती है, इसीलिए कहा गया है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो हारिल मिल गया हमें। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? अमृत समान, कड़वी ककड़ी समान, मोक्ष के समान, प्रेम के समान। तो क्योंकि गोपियां योग को अपनाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उनके लिए योग क्या है? कड़वी ककड़ी के समान। यहाँ लिखा भी है ज्यों करुई ककड़ी।
अब देखते हैं, गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है। तो गोपियां कृष्ण की भक्त सी थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, इसीलिए वो किसका नाम जपती है? कृष्ण का। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 जो इस काव्यांश से नहीं है। काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है वो प्रसिद्ध है अपनी संस्कृति के लिए, तो स्वाभाविक है कि काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। एक कहानी यह भी, ये जो पाठ है इसमें किस शहर का वर्णन हुआ है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। तो अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें अजमेर का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः क्या थे? इसके लिए आप जब बाल गोविंद भगत पाठ का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि वे गृहस्थ थे, परंतु उनका जीवन कैसा था? साधुओं जैसा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा साधु। अब आ जाते हैं 26वें प्रश्न की ओर। परशुराम ने क्या समझकर लक्ष्मण को बचाया? परशुराम वृद्ध थे, संत थे, तो वे लक्ष्मण को बालक ही समझते हैं। उनके हिसाब से लक्ष्मण जो है वो बालक हैं। प्रश्न संख्या 27, मधु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मन रूपी भंवरे को। प्रश्न संख्या 28, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहा है? शहर, देश, पूरा आकाश या फिर संसार? तो इसमें कवि, जब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कवि जो है वो बादल को, पूरे आकाश को घेरने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ का नायक कौन है? तो ये बिना किसी संशय के हम कह सकते हैं कि बालक भोलानाथ जो है वो ही इस पाठ का नायक है, जिसका असली नाम होता है तारकेश्वर। अब अंतिम प्रश्न, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? ये प्रश्न है पाठ साना साना हाथ जोड़ी से, जिसमें लेखिका सिक्किम घूमने जाती हैं, वहां गंगटोक, लाचुंग की बातें करती हैं। तो उनके ड्राइवर कम गाइड का नाम था जितेन नार्गे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो भी मन में संशय होंगे वो दूर हो गए होंगे। थैंक यू।